अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कल हमने लेक्चर 1 देखा था जिसमें हमने केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा था और उसकी ब्रांचेस के नाम देखे थे। आज हम इंशाल्लाह ताला लेक्चर 2 में ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और फर्स्ट 5 ब्रांचेस को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है फ़िज़िकल केमिस्ट्री, देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री, जियो केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री और लास्ट में हमारे पास आ जाती है एस्ट्रोकेमिस्ट्री। तो हम फ़िज़िकल केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री क्या है। फ़िज़िकल केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं। फ़िज़िकल केमिस्ट्री में हम इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, फाइंड आउट कर रहे होते हैं कि हाउ सब्सटेंसेस बिहेव एट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल, कि कोई भी शय एटम लेवल पे और मॉलिक्यूल के लेवल पर होकर कैसा बिहेव करती है। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल होते क्या हैं। एटॉमिक लेवल जो है किसी भी मैटर की स्टडी में सबसे स्मॉलेस्ट स्केल होता है। इसमें हम एटम के स्ट्रक्चर को, एटम की प्रॉपर्टीज़ को और एटम के बिहेवियर को स्टडी, तो एटम के साथ जो इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, मीन्स तामुल कर रहे होते हैं, उसको हम स्टडी कर रहे होते हैं। जबकि मॉलिक्यूलर लेवल में, ये इस लेवल में हम इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं, ठीक है, और उन मॉलिक्यूल्स का दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ जो इंटरेक्शन है उसको स्टडी करते हैं। इसमें मज़ीद जो हम स्टडी कर रहे हैं वो ये देखते हैं कि हाउ मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड, किस तरह से मॉलिक्यूल्स बनते हैं और किस तरह से वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और किस तरह से उनके आपस में इंटरेक्शन की वजह से केमिकल रिएक्शन होता है। मज़ीद जो हम फ़िज़िकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं रेट ऑफ़ रिएक्शन के बारे में। रेट ऑफ़ रिएक्शन क्या होता है? इट इज़ द स्पीड जिस पे कोई भी रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, या इस रेट ऑफ़ रिएक्शन से हम ये बता सकते हैं कि कितना क्विकली एक रिएक्टेंट यूज्ड अप हो चुका है और कितना प्रोडक्ट जो है वो हमारा बन चुका है, ठीक है। तो रेट ऑफ़ रिएक्शन की प्रेडिक्शन, उसके चेंजेस, ये हम फ़िज़िकल केमिस्ट्री में पढ़ रहे होते हैं। अच्छा, अब ये जो रेट ऑफ़ रिएक्शन है ये हमारा कहाँ पे यूटिलाइज़ हो रहा है, इसकी प्रेडिक्शन और चेंजिंग इंडस्ट्रियल स्केल पर। अच्छा, फ़िज़िकल केमिस्ट्री में हमें ये भी हेल्प आउट हो रहा होता है, ठीक है, कि ऑप्टिमाइज़ द कंडीशंस टू कैरी आउट रिएक्शन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। इसकी वजह से हम कंडीशंस पे, जिन कंडीशंस पर कोई भी रिएक्शन मैक्सिमम रेट पर चल सकता है उसके बारे में हम जान सकते हैं। तो फ़िज़िकल केमिस्ट्री की ये डेफिनेशन है, इसको ज़रा देख लेते हैं। दिस ब्रांच इन्वेस्टिगेट्स हाउ सब्सटेंसेस बिहेव एट एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल। ये हम पढ़ चुके कि फर्स्ट पॉइंट क्या है कि किस तरह से कोई भी चीज़ एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पर जो है वो बिहेव करती है। इट प्रोवाइड्स क्लियर एक्सप्लेनेशन एज टू हाउ फंडामेंटल फिजिकल लॉज, ये हमें बिल्कुल वाज़ेह वजाहत कर रही होती है किस चीज़ की, कि किस तरह से जो बेसिक फिजिकल लॉज हैं जो केमिस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, तो ये किस तरह से जो है वो हमारी वर्ल्ड को गवर्न कर रहे हैं, जिसकी वजह से एटम्स और मॉलिक्यूल्स अपनी मखसूस खसूसियात को शो करते हैं एंड इन टर्न और बदले में हमें रिएक्शन के बाद एक ऐसा स्ट्रक्चर देती हैं दैट इज़ रिलेटेड टू लाइफ। फिर हमने पढ़ा कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री जो हम पढ़ रहे हैं इसका फ़ायदा किधर है, ये हम कहाँ यूटिलाइज़ कर सकते हैं इसको, इसके नॉलेज को। तो फ़िज़िकल केमिस्ट्री इज़ आल्सो यूज्ड टू प्रिडिक्ट एंड चेंज द रेट ऑफ़ रिएक्शन, कि रेट ऑफ़ रिएक्शन की प्रिडिक्शन के लिए, उसको चेंज करने के लिए ये इस्तेमाल हो रहा है। और ये प्रिडिक्शन और चेंज क्यों ज़रूरी है? टू ऑप्टिमाइज़ द कंडीशंस, ताकि हम मैक्सिमाइज़ कर सकें कंडीशंस को टू कैरी आउट द रिएक्शन, ताकि रिएक्शन करवाया जा सके ऑन इंडस्ट्रियल स्केल, इंडस्ट्रियल लेवल पर। इसके बाद आ जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं क्या चीज़, उन तमाम कंपाउंड्स को, उन तमाम कंपाउंड्स की सिंथेसिस को और प्रॉपर्टीज़ को जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कंपाउंड्स हम स्टडी करते हैं उनको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? मेटल्स शामिल हैं, नॉन मेटल्स शामिल हैं, मिक्सचर ऑफ दीज, यानी इन दोनों की मिक्सचर शामिल है जिसे हम मेटलॉइड कहते हैं, एसिड्स, बेसिस और साल्ट्स शामिल हैं। उसके बाद इसके यूजेस दिखाए गए हैं कि यूजेस जो हैं, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वो हम कहाँ कहाँ यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं, फ्यूल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, पिगमेंट्स के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, मेडिसिन के तौर पर, सर्फेक्टेंट्स के तौर पर, और फॉर कोटिंग पर्पस हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ सिंथेसिस एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड्स दैट डू नॉट कंटेन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कि इसमें वो कंपाउंड्स, उनकी सिंथेसिस और प्रॉपर्टीज़ आती हैं जिनमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड यानी हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो मौजूद
मौजूद नहीं होते। एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी कंपोज्ड ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स और अ मिक्सचर ऑफ दीज सॉल्ट्स, एसिड्स एंड बेसिस। इसमें क्या क्या शामिल है वो बता दिया गया है और उसके बाद इसके यूज़ बता दिए गए कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं एज अ फ्यूल, मेडिसिन, कैटलिस्ट, पिगमेंट्स, सर्फेक्टेंट्स, कोटिंग्स एंड मच मोर। इसके बाद आ जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उन तमाम कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं जिनमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, यानी हाइड्रोकार्बन्स है, ठीक है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट बात आती है वो क्या है कि इसमें हम हाइड्रोकार्बन्स का क्या स्टडी कर रहे हैं, इसमें उसका स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं, उनकी फॉर्मेशन के वो बनते कैसे हैं, उनकी खसूसियात क्या हैं, उनकी कंपोजिशन, उनकी तरकीब क्या है और उनके रिएक्शंस को हम स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डील कर रही है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अकरेंस क्या है कि वो कहाँ पाए जाते हैं। ये ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की हर शक्ल में पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इधर इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द कार्बन कंपाउंड्स अदर दैन इट्स सिंपल सॉल्ट्स लाइक कार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स एंड कार्बाइड्स। यानी यहाँ ये बता रहे हैं कि हम कार्बन कंपाउंड तो स्टडी करेंगे लेकिन उसके सिंपल सॉल्ट्स नहीं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करेंगे, वो हम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इसके जो सॉल्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे कार्बोनेट्स है, ठीक है, उसके बाद ऑक्साइड्स हैं कार्बन के या कार्बाइड्स हैं, इनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी नहीं करते। In this branch, we study the structure, formation, properties, composition and reaction of carbon containing compounds. Organic compounds are found in all forms of life and are also essential for life. कि जिस तरह से ये तमाम अशकाल में पाए जा रहे हैं लाइफ की, उसी तरह से ये ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो बेसिक जो आपने याद रखने हैं पॉइंट्स वो ये हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी नहीं करते और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करते हैं। उसके बाद हमारी आ जाती है नेक्स्ट ब्रांच एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ये जो है वो प्लैनेट में जितने भी केमिकल और बायोकेमिकल फिनोमेना हो रहे हैं उनकी साइंटिफिक स्टडी है। अब केमिकल और बायोकेमिकल फिनोमेना क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि केमिकल फिनोमेना ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो है वो सब्सटेंसेस को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जिसकी में ट्रांसफॉर्मेशन को स्टडी कर रहे होते हैं कि केमिकल फिनोमेना आर प्रोसेसेस दैट इन्वॉल्व द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, वाइल बायोकेमिकल फिनोमेना क्या होते हैं, दीज आर द केमिकल प्रोसेसेस दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहे होते हैं, ठीक है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम जो है जो हमारा एनवायरनमेंट है जैसे एयर या वाटर एनवायरनमेंट है, तो इसमें हम स्टडी करते हैं कि जो केमिकल स्पीशीज़ पाई जाती हैं उनकी सोर्सेज क्या हैं, उनके रिएक्शंस क्या हैं, उनके इफ़ेक्ट्स क्या हैं और उनकी फेट्स क्या हैं। केमिकल फेट से मुराद होता है कि वेयर अ केमिकल गोज़ व्हेन इट गेट्स आउट, जब ये बाहर आया है एनवायरनमेंट में एक केमिकल तो ये कहाँ जाएगा, एंड हाउ इट माइट बी केमिकली ट्रांसफॉर्म्ड इन द प्रोसेस, और ये एक प्रोसेस में किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो उसके बाद आ जाता है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हमें किस चीज़ में हेल्प आउट करती है। ये हमें हेल्प आउट करती है पोल्यूशन और उसकी टाइप्स को अंडरस्टैंड करने में, उसके काजेज़ को अंडरस्टैंड करने में, उसके असरात क्या होंगे और उनका सोल्यूशन क्या है, ये सब हमें एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बता रही होती है। इसकी डेफिनेशन को एक दफ़ा देख लेते हैं। इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ केमिकल एंड बायोकेमिकल फिनोमेना दैट अकर इन दिस प्लैनेट, ठीक है। केमिकल और बायोकेमिकल फिनोमेना के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इन दिस सब्जेक्ट वी स्टडी द सोर्सेज, रिएक्शंस, इफेक्ट्स एंड फेट्स ऑफ केमिकल स्पीशीज़ इन द एयर, सॉइल एंड वाटर एनवायरनमेंट। यानी इन तीनों एनवायरनमेंट्स में जो केमिकल स्पीशी है वो कहाँ से आ रही है, क्या रिएक्शन कर रही है, उसका असर क्या है और वो कहाँ जाएगी जब वो रिलीज़ हो चुकी है एनवायरनमेंट में, इस सब को हम स्टडी करते हैं। विदाउट दिस, इसके बगैर इट वुड बी इम्पॉसिबल टू स्टडी द इफेक्ट्स ह्यूमंस हैव ऑन द एनवायरनमेंट। इसके बगैर हम ये नहीं जान सकते कि इंसानों ने क्या जो है वो एनवायरनमेंट पे असरात डाले हैं थ्रू द रिलीज ऑफ केमिकल्स को खारिज करके। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द काजेज, इफेक्ट्स एंड सोल्यूशंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। उसके अलावा ये हमें हेल्प आउट कर रही है पोल्यूशन की टाइप्स के बारे में, उसके काजेज़ के बारे में, इफेक्ट्स के बारे में और उसके सोल्यूशन फाइंड आउट करने के बारे में हमें हेल्प करती है। लास्ट में जो हमारी डेफिनेशन है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री है। एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है वो मुख्तलिफ सब्सटेंसेस के एनालिसिस के साथ उसका ताल्लुक है। अब एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस होता है कि आपके पास एक सैम्पल है, ठीक है, किसी भी मैटर का सैंपल आपको दिया गया है, आपने उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है, आइडेंटिफाई करना है और ये आइडेंटिफाई करना है, ये डिटरमिन करना है कि कौन सा कंपोनेंट कितनी कंसंट्रेशन में मौजूद है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम जो है मुख्तलिफ
विद द पैसेज ऑफ टाइम मॉडर्न और सफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल होना शुरू हो गया है ताकि हम मैटर को एनालाइज कर सकें। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। इट इन्वॉल्व्स सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ मटीरियल थिंग। Nowadays, the field of analytical chemistry generally involves the use of modern and sophisticated instruments to analyze the matter. रिमेनिंग 6 डेफिनेशंस हम इंशाल्लाह ताला कल के लेक्चर में देखेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर की समझ आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।